हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम सौरमंडल से जुड़े 200 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को 100 एमसीक्यूज कवर करवा दिए हैं। बचे हुए 100 एमसीक्यूज आज इस पार्ट सेकंड में कवर कर लेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, एनडीए, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। सौरमंडल का पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है वर्ल्ड्स जियोग्राफी। ठीक है, वहां पर आप आराम से जाके इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। वहां पर आपको 1 से लेकर 100 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आज बचे हुए 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है? किसने मापा है? इसका सही उत्तर होगा इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इनका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है इरेटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है। अगला सवाल, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? आपको पहले ये जानना होगा कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास होता क्या है। देखिए ध्यान से, हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से झुकी हुई है। ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है इसे कहते हैं विषुवतीय व्यास। व्यास का मतलब होता है इसका डायामीटर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर जो एक लाइन है, ये जो रेखा है, ये इस तरह से जो डायामीटर नापते हैं उसे कहते हैं ध्रुवीय व्यास। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जो ये ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। इसका सही उत्तर होगा 43 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है ये उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। अगला सवाल, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास जो पृथ्वी का जो इस तरह से डायमीटर अगर नापा जाए तो कितना है? कितना होगा? यह है 12,700 किलोमीटर। ठीक है, 12,700 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष पर, ठीक है, घूमने को क्या कहते हैं? इसे घूर्ण कहते हैं। देखिए, काल्पनिक अक्ष किसे कहते हैं इसे समझिएगा। ये बीच में जो एक लाइन जा रही है, ठीक है, जो एक लाइन जा रही है इसे कहते हैं अक्ष। ठीक है, तो ये हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। ठीक है, तो जब ये घूमती है तो जैसे आप देखेंगे सूर्य की रोशनी जैसे जहां जहां पृथ्वी पर गिर रही है, ठीक है, तो जहां जहां गिरती है वहां पर दिन हो जाता है और जहां ये नहीं गिर रही है, ये जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर रात हो जाती है। तो इस तरह से ये इसकी दैनिक चर्चा है जिसे हम घूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती रहती है लेकिन थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा टिल्ट है, झुकी हुई है और ये घूमती रहती है। तो इस तरह से दिन और रात होता है। तो आपसे यही पूछा है कि ये जब अपने काल्पनिक अक्ष पर जब ये घूमती है उसे क्या कहते हैं? इसे घूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे परिभ्रमण नहीं कहते हैं। परिभ्रमण का अर्थ है कि ये घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा ले, वो होता है परिभ्रमण। खुद में घूमना होता है घूर्ण या फिर परिक्रमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, अपनी कक्षा में गति कैसी है उसकी? कैसे घूम रही है वो? कैसे घूमती है वो? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सबसे ज्यादा जो दूरी होती है वो किस दौरान होती है? उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अपसोर। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पार्ट फर्स्ट में। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी कुछ इस तरह से घूमती है। ठीक है, बिल्कुल सर्कल में नहीं घूमेगी, ये कुछ इस तरह का शेप बनाकर घूमेगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा होगा कि ये सूर्य से हमारी पृथ्वी काफी दूर रहेगी और एक टाइम ऐसा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के काफी करीब हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, और एक टाइम ऐसा रहेगा जब ये एवरेज दूरी पर रहेगी। ठीक है, ये जो दूरी रहेगी एवरेज है, ना दूर है ना कम है। तो आपसे क्या पूछा है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सर्वाधिक,
सबसे ज्यादा जो दूरी है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अपसौर, ठीक है, अपसौर, ठीक है। और जो उपसौर लिखा है, ये जब सबसे कम दूरी होती है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में, सबसे कम दूरी, उसे उपसौर कहते हैं। सबसे ज्यादा दूरी को अपसौर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होती हैं? देखिए, आपको एक चीज याद रखनी होगी, ऋतुएं कब होती हैं, मतलब कि हमारे जो हमारी पृथ्वी है इसमें मौसम कब बदलता है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, ठीक है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमण करती है, मतलब घूमते 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 जाती है ना, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जब हमारी ये पृथ्वी इस तरह से घूमते घूमते जाएगी तो इसमें मौसम में बदलाव आएगा। लेकिन जब पृथ्वी खुद की परिक्रमा कर रही होती है, खुद में जब वो एक राउंड लगाती है तो दिन और रात में बदलाव होता है, ठीक है, समझ में आया? जब पृथ्वी खुद का चक्र लगाएगी, एक राउंड लगाएगी, तो दिन और रात में फर्क होगा। लेकिन पृथ्वी सूर्य का जब पूरा एक चक्र लगा लेगी तो वहां पर मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? तो वो शुक्र और मंगल है, ये पृथ्वी से छोटे हैं, ठीक है। वापिस से आप इनका क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद यहाँ आते हैं क्षुद्र ग्रह। उसके बाद जो 4 प्लैनेट है वो काफी बड़े बड़े हैं, जैसे बृहस्पति, फिर शनि, फिर ये अरुण और ये वरुण, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा पृथ्वी गोल है? इनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल ने कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है। अगला सवाल, पृथ्वी की धुरी, ठीक है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, किस तरह से है? ये झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी किस तरह से है? थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा एक और ग्रह है जिसके ऊपर वायुमंडल, या फिर कहें तो थोड़ा वो इस तरह से है कि वहां पर जीवन होने की संभावना है, तो ये है मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह में वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है, ठीक है। ये रेड कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? कहाँ पर है? मंगल ग्रह पे, ठीक है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा है जहाँ पर जीवन है, और लेकिन मंगल भी ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन होने की संभावनाएं हो सकती हैं। और वहाँ पर क्यों हो सकती है? क्योंकि वहाँ पर परिवर्तन आता है मौसम में, ठीक है। और वहाँ का जो वातावरण है थोड़ा इस तरह का है कि वहाँ रह सकते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावनाएं हैं? संभावनाएं हैं ऐसा कि शायद वहाँ पर भी मानव हो, ठीक है। मंगल ग्रह पर इस तरह की मतलब आस लगा के बैठे हैं कि शायद वहाँ पर और हो सकते हैं, ठीक है, हमारे जैसे मानव। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? ये आपको याद रखना होगा। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है पाथ फाइंडर, ठीक है, पाथ फाइंडर। ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां का जो पर्यावरण है वो जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट है जहां पर हम रह सकते हैं, तो मंगल ग्रह ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, ठीक है। तो यह है मंगल के विषय में, ठीक है। जो मंगल ग्रह है ना वो कैसा है? जो उसके जो एक ग्रह के जो दिन का जो मान है और उसके अक्ष का जो झुकाव है लगभग वो पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, मतलब ये समान है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह की बात हो रही है, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि हमारे पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो है चंद्रमा। उस तरह से सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है डीमोस, ठीक है। जो डीमोस है ये सबसे छोटा उपग्रह है, डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? अभी बताया कि कौन सा ग्रह जो रेड कलर में दिखाई देता है वो है मंगल।
क्यों? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, क्रम याद रखिएगा, आपको 4-4 करके आप याद रखोगे ना तो बहुत आसानी होगी। जो पार्ट फर्स्ट है वहां पर आपने याद कर लिया होगा, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। देखिए, पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और ये मंगल। ठीक है, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद तो शुक्र ग्रह आ जाते हैं। उसके बाद के जो 4 प्लैनेट है ना, जो बाहर के जो प्लैनेट है वो काफी बड़े हैं, क्योंकि वो गैस के बने हुए हैं, बादल के बने हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा दिखने में बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उनमें वजन नहीं है क्योंकि वो गैस के बने हुए हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण, वरुण, है ना, ये 4 हो जाते हैं। उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर ये वीनस आता है, उसके बाद बुध आ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? ये धब्बे लिखा है। ठीक है, लाल धब्बे किस संकेत के सूचक होते हैं? जो रेड कलर दिखता है ना आपको बृहस्पति ग्रह पर, ये सब अशांत बादल हैं। ठीक है, वो सब क्या है? अशांत बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? करेक्ट आंसर होगा इसका, बृहस्पति के लिए भेजा था। ठीक है, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? किस ग्रह से टकराया था? करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते समय बहुत ज़्यादा समय लेता है? तो वो बृहस्पति रहेगा। ठीक है, पृथ्वी इतना समय नहीं लेती है, 365 डेज लेती है। मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने सबके डेज बताए थे। ठीक है, दिन मैं बता चुकी हूँ कि कितना समय लगता है इनको पृथ्वी मतलब इनको सूर्य के आसपास परिभ्रमण करने में, मैं बना चुकी हूँ वीडियो। ठीक है, और सबके पास कितने कितने उपग्रह हैं ये भी बताया है, और किस डायरेक्शन में घूमती हुई जाती है ये भी बताया था। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी ज़्यादा समय नहीं लेती है, मंगल नहीं लेती है, शुक्र भी इतना समय नहीं लेती है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि ये दूर है तो ये जब सूर्य का जब परिक्रमा करती है तो समय ज़्यादा लेती है। ठीक है, लेकिन जब खुद का राउंड लगाती है ना, ये खुद का जब ये परिक्रमण करती है ना, खुद पर जब वो चक्र लगाती है तो इसको काफ़ी कम समय लगता है। ठीक है, करीबन कुछ 10 घंटे के आसपास ही ये समय लगाती है खुद का एक राउंड लगाने में। ठीक है, देखिए कितना कम समय लगाती है। हमारी पृथ्वी तो 24 घंटे लगाती है खुद का एक राउंड लगाने में। ठीक है, लेकिन जो बृहस्पति ये खुद का एक राउंड लगाती है ना तो बहुत जल्दी स्पीड में लगाती है, लेकिन ये जब सूरज का पूरा एक राउंड लगाएगी ना तो समय ले लेगी। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा जो चांद है ना, जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है वो किस ग्रह की है और उसका नाम क्या है? तो देखिए, उसका नाम होगा गैनीमेड। ठीक है, नाम क्या है? गैनीमेड। ये जो उपग्रह है ये बृहस्पति का है। ठीक है, जुपिटर का है गैनीमेड, और ये पीले रंग का होता है। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? ठीक है, चारों ओर वलय, इसका अर्थ समझिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स हैं, ये है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और ये वरुण। ठीक है, शनि में आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे आपको प्लेट दिख रही है, यहाँ पर रिंग्स दिख रही हैं, इसी को वलय कहते हैं। ठीक है, तो किसके चारों ओर है? शनि के। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है? शनि, और इसके चारों ओर वलय है। ठीक है, रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? ये किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। ठीक है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम मैंने अभी आपको बताया गैनीमेड। जो किसका है? ये जुपिटर, बृहस्पति का उपग्रह है जो पीले रंग का है। लेकिन सौरमंडल में और भी बड़े बड़े उपग्रह हैं जिसमें से एक का नाम है टाइटन और ये शनि का है। ठीक है, शनि का चांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह कैसा है? शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। ठीक है, नेपच्यून जो सबसे बाहर का है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखा है इसका नेपच्यून। ठीक है, वरुण के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था?
करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? हम अपनी ही आंखों से बहुत सारे ग्रहों को देख भी सकते हैं हमारी ही पृथ्वी से। ठीक है, तो शनि, यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं जिसमें से शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम दूर से ही अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हमें किसी टेलीस्कोप वगैरह को लगा के देखने की, हम ऐसे भी शनि को देख सकते हैं। ठीक है, बृहस्पति को नहीं देख सकते, यूरेनस को नहीं देख सकते, प्लूटो को नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? कितनी रिंग्स पाई जाती है उनके आसपास? 7 तरह के। ठीक है, शनि मैंने आपको बताया उसके आसपास कुछ रिंग बनी हुई है शनि प्लैनेट के। ठीक है, तो ये रिंग्स कितनी है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? घनत्व, सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। कहते हैं अगर शनि को पानी में डाल दिया जाए, या फिर एक मान लीजिए कि शनि ग्रह है और बाल्टी भर पानी है, उसमें अगर शनि को डाल दिया जाए तो वो ऊपर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला है ये। नेक्स्ट, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी शनि है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको आंसर बताया था, ये है टाइटन। ठीक है, देखिए बहुत सारे इनके उपग्रह हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आया था कि इसके ऊपर 20 और अलग से उपग्रह देखने के लिए मिले हैं जो नए नए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिनके उपग्रहों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, वर्तमान समय में लगभग 79 बृहस्पति पर है और 82 शनि पर है। ठीक है, उपग्रह, इसमें से भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका भी नामकरण नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ड्राइंग में बताया, उसका इमेज बताया। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? ठीक है, यूरेनस की बात हो रही है तो ये कौन सा प्लैनेट है? ये है अरुण। ठीक है, यूरेनस और उसके बाद आता है नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस नेपच्यून से आप याद रखिएगा अरुण वरुण। ठीक है, तो पहले अरुण फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, यूरेनस फिर नेपच्यून। तो यहाँ पर अरुण की बात हो रही है। अरुण जो ग्रह है उसकी खोज किसने की है? किसने की है? हर्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सबसे ज्यादा गैसें हैं उस ग्रह के आसपास, वो है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस के आसपास सर्वाधिक गैसें हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो बाद के जो 4 प्लैनेट है जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आप इंग्लिश में इनका नाम देखें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। तो यहाँ यूरेनस के बारे में बात हो रही है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं? और ये जो चारों प्लैनेट्स है ना, ये गैस से बने हुए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ये गैस से बने हुए हैं। जो सूर्य के जो 4 प्लैनेट है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चट्टानों से बने हुए हैं। बाद के जो 4 प्लैनेट है भले ही वो दिखने में बड़े हो, लेकिन वो गैस के बने हुए हैं, बहुत हल्के हैं वो। ठीक है, तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं आपसे ये पूछा है, तो इसके ऊपर करीबन 27, ठीक है, 27 उपग्रह हैं। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये हमारा सूरज है। ठीक है, सौरमंडल का इकलौता तारा। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, इनकी एक खास बात है, सब इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेकिन जब ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तो ये अपने आप में भी चक्र लगाते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी एक चक्र लगा लेती है खुद का तो दिन और रात हो जाती है, 24 घंटे का रहता है, उसी तरह से सब भी इसी तरह से चक्र लगाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पश्चिम से पूरब। लेकिन 2 ऐसे प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहे हैं, पूरब से पश्चिम को घूम रहे हैं। अब ये कैसे घूम रहे हैं? ये पूरब से जा रहे हैं पश्चिम की तरफ। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में घूमते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं? वीनस और अरुण। ठीक है, वीनस और अरुण आपको याद रखना है, वीनस और अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुण। ठीक है, वीनस और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल,
ठीक है, एम्बेरियल और मिरांडा, ठीक है, ये सब किसके नाम है? उपग्रह के नाम है, क्योंकि देखिए बहुत सारे उपग्रह हैं तो इनके कुछ ना कुछ नाम रखे हुए हैं। तो ये जो भी नाम है ये किस ग्रह के उपग्रह हैं, आपसे ये पूछा है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये अरुण उपग्रह जो अरुण जो ग्रह है इसके ये उपग्रह हैं, जैसे ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, ठीक है, अम्बेरियल और मिरांडा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम रखे हुए हैं इनके। अरुण जो ग्रह है इसके ये उपग्रह हैं। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स इनके नाम हैं, तो आपको याद रखना होगा, या फिर एक दो बार आप इनको रीड भी करेंगे तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। वैसे तो यही पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन है, तो है गैनीमेड जो बृहस्पति का है, उसके बाद है जो वो है टाइटन का है, ठीक है, शनि जो प्लैनेट है उसका उपग्रह है टाइटन, ठीक है। आपको ये बस उपग्रह से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो मेन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? देखिए, सूर्य की ओर इस तरह से पड़ा हुआ है वो ग्रह, कैसा लगता है? जैसे लेटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है? कौन लेटा हुआ सा दिखता है? अरुण, ठीक है, अरुण ऐसा दिख रहा है, मतलब वो इस तरह से घूमते हुए जा रहा है जैसे वो लेट कर जा रहा है, ठीक है। जैसे अपनी जो पृथ्वी है ना वो कुछ इस तरह से, ठीक है, झुकी हुई है और झुकी हुई घूम रही है, ठीक है। लेकिन जो ये अरुण है, अरुण जो ग्रह है ये तो पूरा लेट ही गया है, ठीक है, ये तो पूरा ही लेटा लेटा ऐसे ऐसे पूरा लेट के घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्र कितने वर्ष में लगाता है? ठीक है, यूरेनस, अरुण के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कितने समय में ये चक्कर लगा लेता है सूर्य का पूरा एक? याद रखना होगा आपको 84 वर्ष, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, 84 वर्ष, ठीक है, इतना समय लगता है इसको सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में। और देखिए जितने जितने दूर है ना उतना ही ज़्यादा समय लगाते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, कौन है? तो वो है यूरेनस, अरुण, ठीक है। दो नाम याद रखना है आपको, एक वीनस और दूसरा यूरेनस, ठीक है। आप यूवी इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यूवी, ठीक है, यूरेनस और विनस, ठीक है। ये दो ऐसे ग्रह हैं, हिंदी में इनका नाम ले तो शुक्र और अरुण, ठीक है। ये दो ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में है ना, कहने को तो विपरीत दिशा में, लेकिन घड़ी की तरह घूमते हुए जा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ठीक है, इसका अर्थ ये है कि वो दूर से किस तरह से दिखाई देता है। जैसे कि मंगल लाल कलर का दिखाई देता है, हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, उस तरह से एक ऐसा प्लैनेट भी है जो हरे रंग का दिखाई देता है। तो किस वजह से दिखाई देता है? ठीक है, इसको अभी आप आगे जानेंगे। वरुण, ठीक है, वरुण ऐसा प्लैनेट है जो हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण की बात हो रही है, इंग्लिश में क्या नाम है इसका? नेपच्यून, ठीक है। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सबसे अधिक ठंडा कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि सूर्य से जितना दूर होगा उतना ठंडा होगा, ठीक है। तो जो नेपच्यून है ना वो ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। लेकिन अब यहाँ पर आप ये ना सोचिएगा कि जो सूर्य के सबसे करीब है वही सबसे ज़्यादा गर्म होगा, नहीं। सबसे करीब है बुध, लेकिन ये बुध इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो शुक्र आता है ना जो विपरीत दिशा में घूम रहा है, ये ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य के से दूसरे नंबर पर है प्लैनेट्स के इसमें ऑर्डर में, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म यही है जिसे चमकीला कहते हैं, ठीक है। और ठंडे के मामले में देखा जाए तो जितने आप दूर दूर जाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है, ठीक है। तो नेपच्यून सबसे दूर में हो जाता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देते हैं? देखिए क्या वजह है, क्यों हरे रंग का दिखाई दे रहा है? मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर, इसलिए वो हरे रंग का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? कौन से ऐसे ग्रह हैं? वो है अरुण, वरुण, ठीक है। यूरेनस नेपच्यून, यूरेनस नेपच्यून, अरुण वरुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? बुध सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? आपसे क्या पूछा है? ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है, जो तीसरे नंबर पर है। अब आपसे पूछा है कि इनसे सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बुध तो नहीं है, मंगल भी नहीं है, ठीक है, नेपच्यून और यहाँ पर शनि दो है। तो देखिए सबसे आखिरी का कौन सा है? नेपच्यून ही है। तो नेपच्यून ऐसा प्लैनेट है जो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा ड्राइंग बनाकर भी देखोगे ना तो आपको आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है।
अगर आपको नहीं ठीक से याद है कि ऑर्डर वाइज कैसे चल रहे हैं सारे, ठीक है। अब देखिए वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय यही लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है, ठीक है। बृहत्तम मतलब कि बाहर का, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक इनर मतलब अंदर, ठीक है, और आउटर मतलब बाहर, ठीक है। तो बृहत्तम मतलब होता है बाहर और अंदर मतलब आंतरिक। तो सूर्य के 4 प्लैनेट अंदर ले लीजिए आप, उसके बाद यहाँ पर क्षुद्र ग्रह आते हैं, उसके बाद ये बड़े बड़े 4 प्लैनेट आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, ठीक है। ये इस तरह से प्लैनेट्स हैं, ये सारे बाहर के हैं, आउटर है, और ये सब इनर है। सूर्य के ये करीब है और ये बाहर है। पता है रीज़न क्या है, इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये सब गैस के बने हुए हैं और ये सब चट्टानों के बने हैं, और यहाँ बीच में ना इस तरह से रिंग है, जैसे शनि के आसपास रिंग है ना, उस तरह से यहाँ पर भी रिंग है जो क्षुद्र ग्रहों की है। क्षुद्र ग्रह क्या है एक्चुअल में, जैसे चट्टान से चट्टान टकराने के बाद कैसे टुकड़े में बिखर जाती है, उसी तरह से बिखरे हुए टुकड़े हैं ये, या तो ये राख जैसे हैं या तो फिर जले हुए हैं, मतलब इस तरह से धूल और ऐसे छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। लेकिन इनकी साइज बड़ी भी है, कुछ काफ़ी बड़े भी हैं, 10-10 किलोमीटर के आसपास भी हैं, कुछ बड़े बड़े भी हैं, लेकिन उनका शेप ऐसे गोल नहीं है, कुछ भी है ऐसे टूटा हुआ पत्थर कैसे दिखता है, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है, बाहर का ग्रह कौन सा है, देखिए पृथ्वी तो अंदर आ गई, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, ठीक है। ये सब अब यहाँ पर देखिए आप, ये सब ब्राह्य ग्रह आते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है तम, यहाँ तम वर्ड लग गया, इसका मतलब कि आप सबसे आखिरी की बात कर रहे हैं आपसे, तो सबसे आखिरी वाला कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, नेपच्यून, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर अब, नेपच्यून। नेपच्यून ऐसा प्लैनेट है जो बृहत्तम है, सबसे बाहरी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलीयक द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा प्लूटो की खोज की गई है, इनका नाम है क्लाइड टॉम्बैग, ठीक है। इनका नाम है क्लाइड टॉम्बैग, इनके द्वारा प्लूटो की खोज 1980 में की गई है। देखिए इसको प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसका रीज़न ये था, देखिए सूर्य के जो चारों ओर चक्र लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो वो एक समय से लगा रही है, ठीक है, वापस उसी जगह पर वो उसी समय में आ जाती है, करीबन 365 डेज के आसपास वो वापस उसी जगह पर आ जाती है जितना घूम के आती है। लेकिन प्लूटो ऐसा था जिसका समय हम पता नहीं कर पा रहे थे, वो कब वापस अंदर आ रहा है, कब जा रहा है बाहर, ठीक है, उसका कोई सही समय नहीं हो पा रहा था और वो सही तरह से राउंड नहीं लगा रहा था, ठीक है। इसलिए उसको इस श्रेणी से निकाल दिया गया कि वो ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है, करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है ये आकाशीय पिंड है जो परिक्रमण और परिभ्रमण जब करता है, मतलब खुद का एक सर्कल लगा रहा है और साथ ही साथ हमारे जब पृथ्वी का जो सर्कल लगाता है, तो दोनों में एक जैसा टाइम लगता है उसको, 27 दिन के आसपास उसको समय लगता है, ठीक है। खुद का भी एक सर्कल लगाएगा तो 27 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, 27 पॉइंट समथिंग लेता है वो, और पृथ्वी का भी एक राउंड लगाने में 27 समथिंग वो टाइम ले लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, हमारी पृथ्वी से हम चंद्रमा को कितना प्रतिशत देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 59%, ठीक है, 59% हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, क्लेवियस, ठीक है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है, क्लेवियस क्या होता है, तो देखिए चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर जो है उसे क्लेवियस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सिसलूनर, ठीक है। सिसलूनर पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को जाना जाता है सिसलूनर के नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, ठीक है, सूर्य का ग्रह इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए बुध तो है, शुक्र भी है, नेपच्यून भी है, चंद्रमा क्या ग्रह है, नहीं, ये उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर शांत समुद्र भी है और तूफानों का महासागर भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? ये चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? मैंने आपको बताया ये खुद का भी एक जब राउंड लगाएगी तो इसको 27 दिन लग जाएंगे, और पृथ्वी का भी एक चक्र लगाएगी तो 27 का समय ले लेगी। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, लगभग 27.3 है ना, इतना दिन उसको लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश जो पहुंच रहा है उसका समय कितना है? 2 सेकंड से कम है। देखिए इनके खुद का जो रोशनी होती है ना वो नहीं होती है, क्या है, जो हमारे सूर्य है वो ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर भी जब इसकी लाइट पड़ती है जब जाकर इसका रंग दिखता है। उसी तरह से जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी गिरती है तब हमें चंद्रमा का कलर दिखता है। ठीक है, कि ये वाइट है। तब होता क्या है, जैसे सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ी पहले, तब जाकर ये वाइट कलर का दिखा। ठीक है, और इससे जब रोशनी टकराकर अपनी पृथ्वी पे आई तो उसको करीबन 2 सेकंड से भी कम समय लगा। ठीक है, इतना करीब है ये अपने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है, ऐसा कहते हैं, बातें हैं कि शायद ये पृथ्वी का ही हिस्सा है। ठीक है, चंद्रमा, इसलिए इसे पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। ठीक है, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक है, कौन सा है? 1000वां भाग है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग जितना बनता है ये बृहस्पति का द्रव्यमान है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा है बृहस्पति। सूर्य तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सूर्य इतना बड़ा है, और ये फिर बुध है, फिर ये शुक्र है, हमारी पृथ्वी है, ये मंगल है, और बृहस्पति इसके सामने इतनी बड़ी है। ठीक है, इससे भी छोटी है वैसे। आकाश का सबसे चमकदार तारा, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? वो है सीरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। ठीक है, आवर्तकाल मतलब ये साल में कितने समय में दिखता है? तो ये 76 वर्षों में एक बार दिखता है। अच्छा, होता क्या है धूमकेतु? तो सुनिए, धूमकेतु ये एक्चुअली जो फ्रोजन जैसी जो जमी हुई जो गैसें हैं इनसे बने होते हैं। ठीक है, और इनकी तुलना ज़्यादातर बर्फ की गेंद से की जाती है। बहुत से जो धूमकेतु है ये दीर्घ मार्ग में परिक्रमा हैं, और धूमकेतु जो ये जब शनि की कक्षा में, ठीक है, जो शनि प्लैनेट है उसके जब ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं तो ये नजर आने लगते हैं। ठीक है, हेली धूमकेतु बड़े धूमकेतुओं में से एक है, और ये हर 76 वर्ष के पश्चात यह पृथ्वी की कक्षा से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर है 4.5 वर्ष। ठीक है, देखिए हमारा जो ब्रह्मांड है ये कितना विशालतम है। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर जब प्रकाश आता है तो करीबन 8.14 के आसपास इसको टाइम लगता है। ठीक है, मतलब 8 मिनट और कुछ सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, और लेकिन और भी ऐसा जो एक तारा है जो सूर्य जैसा ही है लेकिन वो इतनी दूर है, या फिर कह सकते हैं कि वो वही है सबसे निकट हमारे पृथ्वी के, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में करीबन देखिए 4.5 वर्ष लगते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सूर्य है वो सूर्य भी देखिए कितना दूर है, फिर भी उसका जब प्रकाश हमारी ये पृथ्वी पर आता है तो करीबन 8 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन एक तारा जो सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर आता है और वो पृथ्वी से इतना मतलब कि इतना दूर है कि 4.5 वर्ष का समय लगता है उसको पृथ्वी तक आने में। तो सोचे हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? इसे क्षुद्र ग्रह कहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था मंगल और बृहस्पति है ना, जैसे हमारा सन है, उसके बाद ये जो हमारे 4 प्लैनेट आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिंग दिखेगी, उसके बाद ये गैस से बने हुए कुछ 4 प्लैनेट है। ठीक है, तो इनके बीच में जो प्लेट दिख रही है, जो पट्टी से दिख रही है, ये एक्चुअल में क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि टूटे फूटे ग्रह हैं, या फिर चट्टान से चट्टान टकराने के बाद कैसे राख में बदल जाती है या फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, ऐसे ये बिखरे हुए घूम रहे हैं। ठीक है, और ये भी चक्र लगा रहे हैं हमारे सूर्य का। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन कौन से ग्रह हैं? किन 2 ग्रहों के बीच में हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसलिए हम मंगल से पहले के बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह के ऊपर पढ़ते हैं, और बृहस्पति के बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण इनको हम बाहरी के ग्रहों के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इनके बीच में एक प्लेट आ जाती है जो है क्षुद्र ग्रह की प्लेट। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे पहला क्षुद्र ग्रह सीरस, ठीक है, सीरस नाम का क्षुद्र ग्रह पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखिए क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाला विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ठीक है, चट्टानों के मलबे होते हैं क्षुद्र ग्रह एक तरह से। ठीक है, और दूसरा आंसर है इसका करेक्ट होगा कि अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह हैं छोटे हैं, किंतु कुछ का जो व्यास है ना, कुछ का जो डायमीटर है वो करीबन 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े भी हैं आकार में। ठीक है, 1000 तक के आसपास का भी होता है। तो करेक्ट आंसर देखिए यही है, बाकी वाला तो गलत है। सही उत्तर होगा सी वाला, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इसके बाद हमारी ये पृथ्वी और इसके आसपास घूम रहा है ये चांद। ठीक है, ये चांद घूम रहा है इसके आसपास। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन होगी, या तो चांद इधर हो जाएगा और ये जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य और चांद के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाएगी, या फिर एक कंडीशन होगी कि जो सूर्य है इसके बीच में चांद आ जाएगा और हमारी पृथ्वी इधर हो जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादातर जब होता है जब ये एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये चांद बीच में आ जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, या फिर ये जो सूर्य है और जो चांद है इनके बीच में हमारी पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है। तो देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है ये याद कीजिएगा आप कि हमें सूर्य हल्का सा दिखाई देता है। ठीक है, हल्का हल्का दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या हो रहा होगा कि कुछ आ रहा होगा उसके सामने। ठीक है, सूर्य के सामने कुछ ग्रहण लग रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अब यही हो सकता है ना, सूर्य के सामने चांद आ जाएगा तब जाकर ये ग्रहण जैसा हमें दिखेगा। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये है सूर्य। ठीक है, तो कुछ बीच में आ रहा होगा तब जाकर सूर्य की जो रोशनी है वो हमें थोड़ी सी अलग नज़र आ रही होती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ ढक रहा है उसके बीच में, ऐसा धब्बा सा कुछ दिख रहा है ना, कुछ ग्रहण जैसा दिख रहा होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य की पूरी रोशनी हमारी पृथ्वी पर नहीं आएगी ना, सिर्फ ये बाहरी परत दिखेगी हमें, क्योंकि इसके बीच में हमें चांद दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि छेद हो रहा है बीच में सूरज के, है ना, कुछ काला काला हो रहा है, मतलब साफ नहीं दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो देखना भरी धूप में भी हमें अंधेरा सा दिखने लग जाता है। ठीक है, तो वही होता है सूर्य का ग्रहण। बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकते हैं ना, सूर्य तो नहीं आएगा बीच में कभी भी, सूर्य के बीच में या तो पृथ्वी आ जाएगी या फिर हमारा चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ठीक है, जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देगा? आप देखिए ये सूर्य है, ठीक है, ये बीच में चांद आ गया और ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी में यहाँ से कोई खड़ा होकर देखेगा और तो उसे जब ये ढक जाएगा ना, सूरज क्या हो जाएगा, अब ढक जाएगा थोड़ा सा, ये चांद जब बीच में आ जाएगा ढक जाएगा तो उसके से बाहर की परत दिखाई देगी हमें, पूरा सूरज नहीं दिखाई देगा। तो ये जो बाहर की परत है इसको किरीट कोरोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? कब पड़ता है ये? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है ज़्यादातर ये कंडीशन? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। ठीक है, एक ये बनेगा, और दूसरा जब अमावस्या का दिन हो। ठीक है, ज़्यादातर ये अमावस्या के समय होता है। अब आप सोच रहे होंगे अमावस्या कैसे होता होगा। देखिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये है चांद और ये हमारी पृथ्वी। हमें चांद का हिस्सा जब ही दिखाई देगा जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होगी। ठीक है, तभी दिखाई देगा, वरना हमें चांद नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब किसी चीज़ पर लाइट गिरती है ना तभी हमें दिखाई देती है। जब बंद कमरे में जाओगे आप, लाइट नहीं है वहाँ, तो हमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे उस पर लाइट ऑन करोगे आप, कहीं लाइट पड़ेगी तो वहाँ पर वो चीज़ दिखाई देने लगेगी। उसी तरह से हमें चांद कब दिखाई देता है, जब इस पर सूरज की रोशनी गिर रही होती है। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन कब बनेगी, जब चांद यहाँ से यहाँ तक घूम रहा होगा।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब घूम रहा होगा तभी हमें ये चांद दिखाई देगा। जैसे जैसे ये सामने आने लगेगा तो सूरज की रोशनी जब गिर रही होगी उस पर, तो ये हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि जब रोशनी गिर रही होगी चांद पे इतने हिस्से पर, तो ये हिस्सा तो सूरज के सामने होगा, बाकी हमें अंधेरा वाला हिस्सा दिखाई देगा। इसलिए हमें अंधेरा वाला हिस्सा दिखाई देता है चांद का, तो हम क्या कहते हैं, अमावस्या चल रही है अभी। ठीक है, इसलिए हमें चांद नहीं दिखाई दे रहा। तो समझ में आ रहा है आपको, सूरज जब ये जब चंद्रमा बीच में हो जाता है और हमारी पृथ्वी इधर हो जाती है ना, तो ऐसे जब ये समय जब ये गुजर रहा होता है ना, ये सामने वाला सब ये निकल रहा होता है सामने से, तब ऐसे टाइम में अमावस्या का समय चलता है। ठीक है, जैसे ये इधर से निकलने लगता है चांद, तब यहाँ पर पूर्णिमा वाला समय निकलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब यहाँ से सामने से गुजर रहा होगा ना, जाहिर सी बात है। तो जब अमावस्या का जब दिन चल रहा होगा ना, ये सामने वाले से जब गुजर रहा होगा ना, इसके बीच में कहीं सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखिए ऑप्शन होंगे इसके करेक्ट आंसर में सी वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्र ग्रहण का कारण क्या बनता है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित कब होता है, कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। याद रखना है, पूर्णिमा के समय ही चंद्र ग्रहण लगेगा, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, मैच द कॉलम है। ठीक है, विशेष लक्षण है और ये ग्रह, ठीक है, इनके कुछ विशेष लक्षण बता रहे हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप सभी जानते हैं, बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और सबसे दूर का कौन सा है, नेपच्यून। ठीक है, तो उत्तर इस तरह से जमाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह किसे कहते हैं, इंग्लिश में नाम लिखे हुए इनके। ठीक है, तो वीनस को कहते हैं। ठीक है, प्लूटो तो प्लूटो ही है, जुपिटर बृहस्पति है, वीनस शुक्र है और ये है मार्स। ठीक है, मार्स तो मंगल है। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। ठीक है, लगभग ही नाप के रखा है इन्होंने। करेक्ट आंसर क्या होगा, 150 इंटू 10⁻6 है यहाँ पर। ठीक है, 10⁻6 है, 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी है लगभग। ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा होगा इसके ऊपर, लगभग इतनी दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्या है, ग्रह एक प्रकार के क्या है, देखिए ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, ये टिमटिमाते नहीं हैं कभी भी। देखिए, ऐसे अप्रकाशमान पिंड, अप्रकाशमान मतलब कि इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है। ठीक है, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, तारों की लाइट होती है। जैसे सूर्य एक तारा है ना, तो इसकी खुद की लाइट होगी और ये टिमटिमाते हुए, काफ़ी दूर से टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है, और ये कभी भी टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं चाहूंगी कि आप लोग इसके लिए अपडेट रहें, क्योंकि जो उपग्रह हैं इनकी संख्या बढ़ रही है। देखिए, ज़्यादातर बृहस्पति और जो शनि है, इनके ऊपर नए नए उपग्रह की खोज हो रही है। तो आप प्लीज़ इसके लिए अपडेट रहिएगा। इसका आंसर इन फ्यूचर भी बदल सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं इसका आंसर नहीं दे रही हूँ। अभी फिलहाल में बृहस्पति के जो प्लैनेट उपग्रह हैं वो 89 और शनि के 88 बताते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 53 ही दोनों के ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका नामकरण अच्छी तरह से हुआ है, बाकी बचे हुए प्लैनेट्स का नामकरण अभी ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इस आंसर के लिए प्लीज़ अपडेट रहिएगा। यह आंसर बदल भी सकता है क्योंकि उपग्रहों की संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं एक साथ 20 उपग्रह की खोज हो गई थी शनि के ऊपर, तो आंसर यहाँ पर बदल गया था। ठीक है, तो प्रीवियस बुक में आंसर अलग मिल जाएगा आपको कि सर्वाधिक उपग्रह किसके ऊपर है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ठीक है, तो कौन सा देश है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश था, कौन सा था? आप इसका आंसर जानते होंगे, भारत। ठीक है, मिशन मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर आपको चुना है। ठीक है, घटते क्रम से आपको बताना है आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, उसके बाद शनि आता है। ठीक है, उसके बाद यूरेनस, फिर आता है पृथ्वी। तो क्या होगा, 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र, ट्विंस प्लैनेट की बात हो रही है, ठीक है। ट्विंस प्लैनेट मतलब जुड़ा प्लैनेट की बात हो रही है। देखिए उसमें तो आपका आंसर बिल्कुल ऑन द स्पॉट आना चाहिए। पृथ्वी और जो शुक्र है, ठीक है, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं एक दूसरे की, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। जो अपना आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी जैसा कौन दिखाई देता है? शुक्र है, ठीक है। इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। कहते ज़रूर है जुड़वा बहन, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा कहते हैं शुक्र ग्रह पर अगर जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से कोई दबा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। शुक्र ग्रह का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो रहने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर आप दब कर मर जाओगे, कोई दबा रहा है ऊपर से, ठीक है। इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर फील होता है शुक्र ग्रह पर। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो सबसे ऊपरी जो परत है सूर्य की, वो क्या है? क्रीट है, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपसौर, ठीक है। पहले मैंने बता दिया, उपसौर एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य से न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, हमारी पृथ्वी की बात करते हैं, इस तरह से घूमती है, तो पृथ्वी यहाँ पर भी रहेगी कभी और यहाँ पर भी रहेगी। तो देखिए ये कम दूरी है, तो कम दूरी को हम कहते हैं उपसौर। ज़्यादा दूरी के वाले को रास्ते कहते हैं अ लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अनार वाला लग जाएगा, अपसौर, ठीक है। और फिर धीरे ये उल्लू वाला जब लगता है तो इधर क्या हो जाएगा? एक करीबी दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊ और अ में आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयनान तथा विषयों के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए 21 मार्च भूमध्य रेखा पर, ये सही है। 21 जून कर्क रेखा पर, ये भी सही है, ठीक है। और 22 दिसंबर मकर रेखा पर, ये गलत है। 23 सितंबर उत्तर ध्रुव पर, ये सही है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं होगा? सी वाला, 22 दिसंबर मकर रेखा पर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार का है? करेक्ट आंसर होगा केपलर, ठीक है। केपलर ने क्या बताया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है वो है दीर्घवृत्ताकार का, ठीक है, वृत्ताकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर होगा कोपरनिकस, ठीक है। कोपरनिकस द्वारा सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून क्या होता है? ठीक है, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है, ठीक है। महीने में आने वाला दूसरे पूरे चांद को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, यहाँ ट्राइटन की बात हो रही है, तो ये नेपच्यून का, ठीक है, नेपच्यून का उपग्रह है ट्राइटन। ट्राइटन की बात हो रही है, टाइटन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। टाइटन शनि का है, ट्राइटन जो है वो है नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा चेरॉन, ठीक है, चेरॉन प्लूटो के चांद का नाम है। नेक्स्ट, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? यह है नक्षत्र मंडल, ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर ये एक तरह का नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? करेक्ट आंसर होगा बुध का, ठीक है। हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान न्यूनतम है? सबसे कम किसका है? बुध का है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है बुध। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे हम भूगोल का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।